हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी बेसिक्स सीखी और अब उनके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, बट हम एक्सरसाइज में दिया है इसीलिए जरूर करेंगे। तो इसमें हमें गिवन नंबर्स हैं कुछ और उनके प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। हमें नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राइम्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो। द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, उनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 के बाद वो क्या है, वो सारे ऑड हैं। ओके, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मैंने लिख दिया है। और जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी गिवन नंबर का तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवीजन करेंगे। तो इसीलिए मैंने, यदि पहले 2 से करेंगे, यदि 2 से नहीं डिविजिबल है वो नंबर तो 3 से करेंगे, यदि 3 से नहीं तो फिर 5 से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने 140 को किया, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जिस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 0 है मींस ये 2 से डिविजिबल है 70 टाइम्स। इसके फिर लास्ट में 0 है मींस ये 2 से डिविजिबल है 35 टाइम्स। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, लास्ट में इसके है 5। तो हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, 5, 3, 8। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं, मींस ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3 के बाद क्या है? 5। तो 5 से जब हमने इसको चेक किया तो 5 से डिविजिबिलिटी की क्या रूल है? जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो इसके लास्ट में तो 5 है मींस ये 5 से डिविजिबल है। 5 से बन जा 35। अब एक नोट करने वाली बात ये है कि जैसे ही हमारा नंबर लास्ट वाला प्राइम आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो फिर हम वहीं पे रुक जाते हैं, उसके आगे फिर कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो 7 तो प्राइम नंबर है मींस हमारा प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा 2 है 2 टाइम्स, इसीलिए मैंने इसको 2 स्क्वायर लिख दिया 5 इंटू 7। सिमिलरली 156, देखिए इसके लास्ट में कितना है? 6। मैंने बताया था 0, 2, 4, 6 या 8 ये कोई भी लास्ट में होगा किसी भी नंबर के तो वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा मींस ये है 78 टाइम्स। फिर लास्ट में 8 आ गया, इवन नंबर यानी कि 2 से है डिविजिबल। बट यहाँ इस बार आ गया ऑड नंबर यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम किससे चेक करेंगे? 3 से। देखिए नंबर स्क्वायर कीजिए, 9, 3, 12। 12 तो है 3 से डिविजिबल मींस 39 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने 3 से 39 को 13 टाइम्स में डिवाइड किया। अब देखिए 13 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल 13 प्राइम नंबर है मींस हमारा प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 बार आया है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने इसको भी बनाया, इसको भी बनाया, इसको भी बनाया। ओके, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और साथ में हमें वेरीफाई भी करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, तो देखते हैं वेरिफिकेशन इसका। शुरू करते हैं 26 और 91 से। तो 26 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 13। तो मैं याद दिला दूं कि जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते थे तो ओनली कॉमन फैक्टर्स को कंसीडर करते थे और जब एलसीएम कैलकुलेट करते थे तो कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करते थे। और एचसीएफ में हम ओनली लोअर पावर्स को देखते थे मींस लोअर एक्सपोनेंट्स को, और एलसीएम में हायर एक्सपोनेंट्स को कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है? 13, तो हमारा एचसीएफ हो गया 13 के अलावा कुछ और तो कॉमन है नहीं दोनों में। और नॉन कॉमन क्या है? 2 एंड 7,
तो कॉमन के साथ साथ नॉन कॉमन भी जब हम लिख देंगे तो क्या होगा, एलसीएम आएगा। तो 13 है कॉमन, उसको मैंने लिख दिया, फिर 2 और 7 नॉन कॉमन्स को भी लिख दिया, तो हमारा आ गया एलसीएम 182। फिर हमने नंबर्स के प्रोडक्ट को लिखा 26 इंटू 91, हमारा आया 2366। फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर से वही चीज आ गया 2366। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, 3, 5 एंड 17। 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ 2। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ 2। इस 2 के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं। ओके, तो हमने सिर्फ सिलेक्ट किया 2, लिख दिया मैंने, एचसीएफ क्या आ गया 2। अब देखिए इन दोनों में से तो एक 2 सेलेक्ट हो गया, बाकी बच गए जो इतने सारे ये सब, वो क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम में हम नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी लिखते हैं, तो कॉमन फैक्टर 2 को लिखा और नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 23, 3, 5, 17 सभी को लिख दिया। तो हमारा एलसीएम आ गया 23,460। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो मैंने पहले दोनों को प्रोडक्ट को लिया, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को लिखा 46,920। फिर मैंने एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट को लिखा, वही चीज आ गया, मींस यहाँ भी वेरीफाई हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन में 336 एंड 54 का हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 4, 3 इंटू 7। फिर इसको देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 7 लिखा। फिर देखिए 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या 3 टाइम्स है, तो इसको हमने 3 टू द पावर 3 लिख दिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो कॉमन तो रहता ही है, साथ में लोअर एक्सपोनेंट। जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन नंबर्स की, कॉमन फैक्टर्स की लोअर एक्सपोनेंट को देखेंगे। तो 4 और 2 इसमें लोअर वाला ये है, तो मैंने 2 लिखा। 3 भी कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे देखिए एक 3 है और यहाँ पे 3 टू द पावर 3, तो लोअर वाला ये है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके हमें आ गया 6। और जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हायर एक्सपोनेंट और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को। तो यहाँ पे देखिए कॉमन वाले को पहले देखते हैं, 2 टू द पावर 4 और 2, तो एलसीएम में हायर पावर को लिख सकते हैं, मैंने 2 टू द पावर 4 को लिखा। फिर 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, और हायर पावर यहाँ पे, तो मैंने इसको लिखा। नॉन कॉमन कौन बच गया, 7, तो मैंने 7 को भी लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 3024। सिमिलरली हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 तो बिल्कुल 2 की तरह ही है, पर मैं बता देता हूँ। इसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बट यहाँ पे 2 की जगह 3 नंबर्स हैं, देखिए 3 नंबर्स हैं, तो मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया सभी का। प्राइम फैक्टराइजेशन 12 क्या है, 3 इंटू 2 स्क्वायर। देखिए पहले 2 होना चाहिए था, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि आप ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2 स्क्वायर इंटू 3 को लिख दिया 3 इंटू 2 स्क्वायर। फिर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। देखिए इसमें कॉमन क्या है, सभी में कॉमन है 3, तो जो कॉमन है और 3 के अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन है वही हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन एज वेल एज नॉन कॉमन फैक्टर्स सभी को लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर तो हो गया 3, बाकी नॉन कॉमन ये सारे हो गए 2 स्क्वायर 5 इंटू 7, हमने सभी को लिख लिया। जब सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया एलसीएम। फिर यहाँ पे 17, 23 एंड 29, तो ध्यान से देखिए कि हमारे ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका बहुत टीचर्स ये गलती करते हैं, ओके, जनरली कोई नोट नहीं करता, वो इसको लिखते हैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, फिर बोलते हैं कि इसमें तो 1 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 1। बट क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 17 इंटू 1 प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, तो ये ना ही लिखे हम तो बेहतर है। वी हैव टू सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 कहां से आएगा,
नहीं आएगा। तो क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, तो मैंने 1 को यहाँ नहीं लिखा है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, मीन्स कॉमन फैक्टर क्या है 1, ऑफ कोर्स 1 कॉमन फैक्टर है। किसी भी नंबर का फैक्टर होता है 1, बट वो प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखा। लिखते तो जनरली कोई नोट नहीं करता है, बट कॉन्सेप्चुअली वो बिल्कुल गलत है। ओके, लिख देते तो कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल वो रॉन्ग है, इसीलिए मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं लिखा है। बट सभी के फैक्टर्स 1 तो हैं, तो 1। और मैंने फिर से बताया था कि एलसीएम जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1, और एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो मैंने सभी को गुना कर दिया तो हमारा क्या मिल गया एलसीएम। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे कोई भी फैक्टर कॉमन ना मिले तो एचसीएफ क्या होता है 1, क्योंकि 1 सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर है। ओके, और जब एचसीएफ 1 होगा मीन्स सभी नंबर एक दूसरे के लिए को प्राइम है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा सभी का प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे 8, 9 एंड 25। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 3, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 स्क्वायर, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए सभी में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं, मीन्स क्या हो कॉमन फैक्टर 1। यहाँ मैंने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को लिखा है, इसीलिए 1 को लिखना जरूरी नहीं है, सही भी नहीं है। तो मैंने जब कुछ भी कॉमन नहीं तो हमारा बचा क्या फैक्टर 1। और एलसीएम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो एलसीएम आ गया 1800। जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो एचसीएफ कितना होता है 1, और हमारा एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 9 इंटू 25, ये 8 है, ये 9 आ गया है 25। ओके, तो हमारा एलसीएम आ गया 1800। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी बेसिक्स हमने पढ़ी थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हो गए, एलसीएम, एचसीएफ, पहला नंबर और दूसरा नंबर। यदि इनमें से हमें कोई 3 दिया है और चौथा पूछ रहा है तो हम उस फॉर्मूला में वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने वही यहाँ पे किया है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स दिए हैं, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657, और इसका एचसीएफ कितना है 9। तो हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, एचसीएफ की जगह क्या लिखा 9, एलसीएम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वी हैव टू फाइंड इट। तो एलसीएम की जगह हमने एलसीएम लिखा, पहला नंबर 306 और दूसरा नंबर 657। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, और ये 9 इधर चला गया डिनोमिनेटर में। फिर कैंसिल आउट करके और सिंप्लीफाई करके हमें ये आंसर मिल गया 22, 33 एंड 8। ओके, 22,338। तो इस तरह से हमें एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 क्या मिल गया 22,338। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 we have to check whether 6 to the power n can end with digit 0 or not। तो कोई भी नंबर गिवन नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है, वो 6 के एक्सपोनेंट में है, तो हमें चेक करना है क्या ये 0 के साथ एंड करेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये 0 के साथ एंड करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोई भी नंबर यदि 0 से एंड करता है तो वो 10 से डिविजिबल जरूर होगा। और 10 से डिविजिबल का मतलब 10 क्या है, 10 से डिविजिबल है मींस 10 के फैक्टर्स क्या क्या है प्राइम फैक्टर्स 5 एंड 2। यदि 10 से डिविजिबल है मींस 5 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा। ओके, आप समझ रहे हैं। यदि कोई भी नंबर 0 से एंड करता है मींस कि वो नंबर 10 से डिविजिबल जरूर होगा। और 10 के फैक्टर्स क्या क्या है 5 एंड 2 प्राइम फैक्टर्स, मींस वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी। तो मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 टू द पावर n का, 2 इंटू 3, 6 के बदले लिखा टू द पावर n। देखिए इसमें 2 तो है बट क्या 5 है। जब भी कोई चीज 0 से एंड करना है तो उसमें 0 होने के लिए 5 और 2 होना कंपलसरी है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो मैंने यहाँ लिखा as it does not contain 5 as its prime factor so it can't end with 0। फिर से मैं बता दूं, चाहे यहाँ पे कोई नंबर यहाँ 4 होता, 8 होता, चाहे कुछ भी होता। ओके, यदि 0 के साथ इसको एंड करवाना है तो इसके फैक्टर्स 5 एज वेल एज 2 दोनों होने चाहिए। सिर्फ 5 है तो भी नहीं होगा, सिर्फ 2 है तो भी नहीं होगा, दोनों है तो ही
डिविजिबल 10 से होगा, मीन्स इसका लास्ट में 0 आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ बेसिक्स में, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए इस नंबर को और इस दोनों अलग अलग नंबर से, इसको हमें कंपोजिट प्रूव करना है, शो करना है कि ये कंपोजिट है। तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह कोई नंबर होगा उसमें कुछ कॉमन जरूर होगा। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 13। मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिखा है, जब तक मल्टीप्लीकेशन है तब तक एक टर्म है, जैसे ही एडिशन आ गया तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13। मैंने इसमें से 13 कॉमन लिया तो 7 × 11 बचा, प्लस का साइन दिया, 13 इसमें से कॉमन लिया तो 1 कॉमन बचा। कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना, तो मैंने 13 में 13 से डिवाइड किया, 1 बचा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आया 78। 13 ये पहले वाला कॉमन वाला और इसको सिंप्लीफाई करके आया 78। अब देखिए इसको यदि इसके साथ मैं 1 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैं सिर्फ फैक्टर्स लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स नहीं। 13, 78 और 1 तो फैक्टर है, किसी भी नंबर का होता है। ये और ये तो इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2 और 3। जैसे ही किसी नंबर्स के हमें 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं, मीन्स कि वो क्या है, कंपोजिट है। मैंने यहाँ शो कर दिया 3 फैक्टर्स। यहाँ पे भी देखिए जब तक मल्टीप्लीकेशन है ये एक टर्म है, और जैसे ही एडिशन आया अगला टर्म हो गया दूसरा टर्म। तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, 5। मैंने 5 को कॉमन लिया, 5 को छुड़ा के जो भी बच्चा मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ पे प्लस 5 में डिवाइड किया तो आया 1। इसको सिंप्लीफाई करके आया हमारा 1008 प्लस 1 मीन्स 1009। क्या यहाँ पे 1 हम अपने मन से लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए कितने फैक्टर्स आ गए, 1, 2 और 3। जैसे ही 3 फैक्टर्स आए मीन्स कि हमारा कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट। मैंने वही यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया है, दीज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दीज नंबर्स आर कंपोजिट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा उसमें एक कॉमन जरूर होगा। कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 फैक्टर्स आ जाएंगे और एक फैक्टर अपने मन से क्या लिख देंगे, 1। जैसे ही 3 फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा एलसीएम बेस्ड है। इसमें सिर्फ हमें एलसीएम कैलकुलेट करनी है, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि क्यों एलसीएम कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक कोई सर्कुलर पाथ है जिसपे 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, सोनिया एंड रवि। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स। अब मैं सोचता हूँ सोनिया ने एक रोटेशन एक बार कंप्लीट पूरा किया, एक रोटेशन, तो कितने देर लगे होंगे, 18 मिनट्स। फिर दूसरा कंप्लीट यहाँ चलने में कितना लगेगा, 36। तीसरा रोटेशन में 54, यानी कि 18 के मल्टीपल्स। और जैसे ही मल्टीपल्स की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। रवि ने पहला रोटेशन 12 मिनट्स में किया, फिर अगली बार फिर से पहले वाली पोजीशन पे कब पहुंचेगा, 24। फिर अगली बार कब पहुंचेगा पहले वाली पोजीशन पे, 36। अब देखिए तो इस तरह से 12 के मल्टीपल्स हमने देखे, 18 के मल्टीपल्स देखे। जहां पे पहले था एक बार 18, फिर 36 पे वहीं आया। रवि 12, 24 और 36 पे शुरू में तो इनिशियली दोनों एक साथ थे, फिर एक 2 राउंड करने के बाद और एक 3 राउंड करने के बाद, ठीक। तो एक 36 मिनट के बाद वहां पहुंचा और एक वहां दूसरा भी 3 राउंड के बाद 36 मिनट पे ही पहुंचा। मींस दोनों एक साथ कितने देर पे हुए, 36 मिनट पे। मल्टीपल्स और भी हैं बट इसमें से लीस्ट वाला कौन है, 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36 मिनट। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 36। सो दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इन 36 मिनट्स। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ओके, फाइनली हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिया और अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरी एडवाइस यही है कि आप खुद से इसको ट्राई ना ही करें, आप अपने टीचर्स से हेल्प लें। ओके, और सोच समझकर कमेंट में मुझे इसके आंसर्स बताएं। ओके, एनी आंसर विल बी मोस्ट वेलकम। और यदि आप नहीं बना पा रहे हैं, यदि आप इस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, किसी तरह के कंफ्यूजन्स हैं, तो मैं बहुत जल्दी अपने नए वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ आऊँगा।
ओके, थैंक यू।